नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन किसान भाइयों का ऐसा कार्यक्रम है जिसमें खेत खलिहान की हम बात करते हैं और जो तमाम नवाचार कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे हैं वो तमाम जानकारियां आप तक साझा करते हैं। और इसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम पहुंच चुके हैं होशंगाबाद के पवारखेड़ा में जोनल कृषि अनुसंधान केंद्र में आज हम मौजूद हैं और आज गेहूं को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। एक हमारे साथ खास मेहमान भी आज जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं कराऊं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 40 से 41 साल का दीर्घ अनुभव उन्हें इस कृषि के क्षेत्र में रहा है। इसके अलावा तकरीबन 14 से 15 विदेशी यात्राएं वो कर चुके हैं जहां पर गेहूं को लेकर तमाम कार्य उनके द्वारा किए गए हैं और उनके एक ही लक्ष्य है। उनका तमाम कार्यकाल की यदि हम बात कर लें कि आखिर कैसे किसानों के हित में तमाम योजनाएं और तमाम नवाचार किए जाएं, तो सबसे पहले परिचय मैंने आपका करा दिया है। हमारे साथ आज वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पीसी मिश्रा साहब जुड़ चुके। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले सर, समझना चाहेंगे यदि हम इस अनुसंधान केंद्र की बात कर लें तो इसकी क्या उपयोगिता है और क्या इसका उद्देश्य है? ये पवारखेड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र पहले सिर्फ गेहूं अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता था। इसका बहुत ही स्वर्णिम इतिहास है और स्वर्णिम इतिहास इसलिए कि देश के सबसे पुराने गेहूं अनुसंधान केंद्रों में से एक है ये जी। वर्ष 1903 में यहाँ पर गेहूं का अनुसंधान कार्य प्रारंभ हो चुका था और वर्ष 1903 से अब तक 118 वर्ष के सफ़र में अत्यंत ही ऐतिहासिक सफलताएं और आधुनिक सफलताएं इस केंद्र ने अर्जित की हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 1903 में तब कहीं भी इस तरह का मध्य प्रदेश नाम नहीं था, ये सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था और तत्कालीन जो यहाँ गेहूं के वर्कर थे इस फार्म पर, उनका नाम था सर जेफरी इवांस और उन्होंने कुछ अति उत्साह दिखाया और उस उत्साह के अंतर्गत इस मध्य क्षेत्र में जितने भी प्रकार के गेहूं, उस समय कोई किस्में नहीं हुआ करती थी जी। एक मिक्सचर के रूप में, एक मिश्रण के रूप में, कठिया हो चाहे पिसी हो, लोकल हो, बंसी हो, हर तरह के गेहूं यहाँ उगाए जाते थे, जिसकी वजह से वो एक खेबड़ा के रूप में जाना जाता था। उसका लोकल भाषा में खेबड़ा नाम दिया गया था और उसको फिर जो वैज्ञानिक भाषा में नाम दिया गया वो सार्स के नाम से जाना गया। उनका उन्होंने संग्रह किया विभिन्न क्षेत्रों से, मध्य प्रोविंस के, सेंट्रल प्रोविंस के विभिन्न क्षेत्रों से, यहाँ तक कि नागपुर तक से वो गेहूं लेकर के आए और इसी केंद्र पर, इसी प्रक्षेत्र पर उन्होंने उनको कई एकड़ के क्षेत्र में उगाया और उसमें से एक एक बालियां चुन करके और उनको अलग किया और वहाँ से किस्मों का विकास शुरू हुआ। मैं बताना चाहूँगा यहाँ कि इस ऐतिहासिक सफलता में वर्ष 1905-06 में पहली किस्म विकसित की गई यहाँ से, उसका नाम सर जेफरी इवांस ने AO 13 दिया हुआ था। वो आज भी किस्म हमें जर्म प्लाज्म के रूप में यहाँ पर उस किस्मों को हमने सहेज कर रखा है। पुरानी किस्मों की अपनी ये धरोहर हैं जो कि आगे आने वाली पीढ़ियों में बहुत सी पुरानी किस्मों का हम कहीं न कहीं जीन और ब्लड उपयोग करते हैं। जी, बिल्कुल सर। मध्य प्रदेश के परिदृश्य की यदि हम बात कर लें तो आज हम अनुसंधान केंद्र में मौजूद हैं। मैं सर समझना चाहूँगा आपसे और किसान भाई भी समझना चाहेंगे कि आखिर गेहूँ की यदि हम बात करें तो इस अनुसंधान केंद्र का कितना योगदान रहा? ये जैसा मैंने बताया कि इसका इतिहास 1903 से शुरू होता है। उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से यहाँ किस्मों का विकास किया गया और क्योंकि सिंचाई के साधन नहीं थे, असिंचित अवस्था में कैसे किसान भाई गेहूं की पैदावार बढ़ाएं, यहाँ की लोकल आवश्यकताओं को देखते हुए किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाए, उस कार्य को आगे बढ़ाया गया। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, 30 और 40 के दशक में यहाँ पर जो महामारी एपिडेमिक के रूप में गेरुआ की फैली थी, जिससे गेहूं पूरी तरह से यहाँ साफ हो गया था जी। और जो उस समय तत्कालीन इंपीरियल गवर्नमेंट का आकलन था वो करोड़ों में था। कई 100 करोड़ों में जब उसका आकलन हुआ, तब यहाँ ये आवश्यकता समझी गई कि यहाँ पर कहीं न कहीं गेरुआ निरोधक का विकास अत्यंत आवश्यक है। वर्ष 1941 में तत्कालीन सरकार ने यहाँ पर गेहूं राज्य स्तरीय गेहूं अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की और प्रथम जो गेहूं ऑफिशियली
प्रजनक के रूप में जिनकी नियुक्ति हुई डॉक्टर आर.बी. एकबोटे, और उस समय उन्होंने उस 1941 से महाबलेश्वर में जाकर के और अपने गेहूं के रस्ट रेजिस्टेंस का, गेरुआ के प्रति जो जीन्स इन्होंने कई जगह से कलेक्ट करके डाले, उसका परीक्षण महाबलेश्वर में जाकर के किया और यहाँ से अत्यंत ही गेरुआ निरोधी किस्में विकसित की, जिसमें मुख्य रूप से हाइब्रिड सीरीज़ की जो HY नाम दिया गया उनको, वो बहुत ही फेमस रही, और हाइब्रिड 65, हाइब्रिड 633 इत्यादि किस्में तो इंटर कॉन्टिनेंटल किस्में मानी गई, और आज भी इन किस्मों को जलन द्रव्य के रूप में मैक्सिको तक में संग्रह किया गया है। बिल्कुल सर, तमाम किस्मों की जानकारी आपके द्वारा दी जा रही है, लेकिन इसके अलावा यदि किसान भाइयों की हम बात कर लेते हैं तो मित्रों यहाँ पर समझना ये बहुत ज़रूरी होगा कि आखिर कौन से बीज सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। सर, समझना चाहेंगे आपसे, यदि उन्नत बीजों की हम बात करें तो कैसे किसान भाइयों को बीज हासिल हो सकते हैं? क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्र विशेष की मांग के अनुसार हम बीजों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किस्मों का विकास करने के बाद उनको प्रगणित करके किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं, और ये यहाँ से जो केंद्र है, यहाँ से विश्वविद्यालय के द्वारा, क्योंकि हमारा जो केंद्र है ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की एक इकाई है, और वहाँ जो हमारी सीड यूनिट है, NSP यूनिट, उसकी छत्र छाया में यहाँ कार्य करते हैं, और प्रजनक बीज जो उन्नत किस्मों का है, उदाहरण के तौर पर हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं यहाँ पर पूर्णतः सिंचित किस्में अधिक उपज देने वाली ही प्रचलित हैं, तो उसमें जो मुख्य किस्में हैं हम उनका प्रगुणन करके और प्रजनक बीज बना करके हम शासन को सप्लाई करते हैं। उनके फार्म पे फिर वो फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड का प्रगुणन करके उसे किसान भाइयों को सोसाइटी के माध्यम से और अन्य माध्यमों से बेचा जाता है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किसान भाइयों को बड़ी आसानी से बीज उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि इस अनुसंधान केंद्र में तमाम ऐसी कोशिशें की जाती हैं। लेकिन सर, इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये भी सामने आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज की हम बात करें तो इस दौरान आखिर किसान भाई क्या सावधानियां बरतें? समय के हिसाब से जो हमारे अनुसंधान कार्य की प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं में हम कुछ न कुछ जोड़ते रहते हैं। पहले जैसा मैंने बताया कि बिना पानी के क्षेत्र में किस तरह से गेरुआ निरोधक प्रजातियां विकसित की जाएं और अच्छी गुणवत्ता वाली, क्योंकि मध्य प्रदेश का गेहूं क्वालिटी के मामले में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ये सर्वविदित है। तो क्वालिटी के साथ साथ गेरुआ निरोधकता की किस्में विकसित की गई। कालांतर में चल करके, जैसा आपने हमसे अभी पूछा है, समय के हिसाब से ऐसा लगा कि नहीं, सिर्फ गेरुआ निरोधक नहीं, बल्कि जो तापक्रम में बदलाव हो रहा है, जो जलवायु में बदलाव हो रहा है, कि हमें उच्च तापक्रम रोधी किस्में विकसित करनी चाहिए। प्रारंभ में हमने ये देखा कि पकने के समय तापक्रम ज़्यादा होता है, तो उस समय के हिसाब से हमने उच्च तापक्रम रोधी किस्में विकसित की। बाद में ये देखा गया कि जिस समय बुआई का समय सिंचित गेहूं का होता है, उस समय भी तापक्रम अधिक रहता है, और बाद के समय में आप पिछले कई वर्षों का इतिहास देखें तो पूरे सीजन में तापक्रम का उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन बना रहता है, और ये बहुत घातक होता है गेहूं के लिए। तो हमने उन किस्मों का चयन वहाँ पर विकास इस तरह से किया है। और मैं बता दूं, यहाँ जो किस्में विकसित की गई हैं पिछले जो हमने इतिहास बताया 118 वर्षों में, कुल 52 किस्में विकसित की गई हैं, लेकिन पिछले जो 15 वर्षों में 18 किस्में जो विकसित की गई हैं वो गेरुआ निरोधकता के साथ साथ उसमें से 7 किस्में ऐसी हैं जो उच्च तापक्रम रोधी हैं, और उनमें खासकर JW 1142 है, JW 3336 है, JW 3382 है, JW 1203 है, 1202 है और 1201 है। तो ये सारी तापक्रम के हिसाब से कहीं न कहीं से उच्च तापक्रम रोधी जीन का हमने समावेश किया है, जिससे इन पे तापक्रम का असर न पड़े। और आज आप देखिए, ये होशंगाबाद जिला पूरे मध्य प्रदेश में उत्पादन और उत्पादकता में सर्वप्रथम है, क्योंकि ऐसी किस्में यहाँ किसान भाई में बहुत ही जागरूक हैं इस क्षेत्र के, और वो इन किस्मों का चयन करते हैं और वर्ण करते हैं, जिसकी वजह से आज हमारे प्रदेश की पैदावार और उत्पादकता में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, KCC का भी कोई दबाव नहीं है।
ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। इस अनुसंधान केंद्र में कई हम तरह के यहाँ पर गेहूं देख रहे हैं, यहाँ की फसल देख रहे हैं और काफ़ी अंतर भी इनमें नज़र आ रहा है। क्या बताना चाहेंगे आखिर क्या अंतर है इनमें और यहाँ पर क्या खास कौन से बीज आप लोगों के द्वारा लगाए गए? निश्चित रूप से आप देखें यहाँ पे जो पिछली 118 साल और उसके पहले भी जो पुरानी किस्में हैं, लैंड रेसेस जो किस्में हैं, यहाँ की जो शक्ति है अगर कहा जाए तो वो भी लगी हुई है यहाँ पर, और जो नई किस्में हैं वो भी लगी हुई है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ हर किस्म के लिए हर तरह के हर जलवायु और परिस्थिति के अनुसार पैकेज ऑफ प्रैक्टिस कहलाती है। पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो कार्यशाला रहती है, जो कार्यमाला रहती है, कृषि कार्यमाला, उसका उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे अगर किसान भाइयों को अक्टूबर में गेहूं की बुआई करनी है तो ये नहीं कि वो पुरानी जो किस्में हैं 147 और लोकवन उसको बो दें, नहीं, उसमें पैदावार नहीं मिलेगी। इसी तरह से दिसंबर में बुआई करनी है तो किसान भाई जो किस्में नवंबर में बोते हैं कि वो GW 322 बो दें, GW 173 बो दें, 322 और 273 बो दें, तो उससे उनको लाभ नहीं मिलना है। तो इस तरह से परिस्थिति के हिसाब से और उन परिस्थितियों को देखते हुए हमारी जो उपलब्धता है इनपुट की, इरिगेशन रिसोर्सेज की, और इसी के साथ साथ जो हम खाद और उर्वरक देते हैं उसकी उपलब्धता के अनुसार किस्मों का चयन करना है। ये नहीं कि आप 32-88 में आप NPK जो है 120 और 60 और 30 डाल दें और आपको पैदावार मिल जाएगी, नहीं, वहाँ वेस्ट चला जाएगा। आपके पास अगर इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि हम इतना कुछ दे सकते हैं, तो उस हिसाब से किस्मों का चुनाव करना पड़ेगा। अक्टूबर में अलग किस्में, नवंबर में अलग किस्में और दिसंबर में अलग किस्में। लेकिन सर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी सामने आ रहा है कि तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपने तमाम बातें बताई हैं, लेकिन क्या ये सारी जानकारी किसान भाइयों तक आसानी से पहुँचती है? निश्चित रूप से आज किसान भाइयों को बहुत सारे सोर्सेज पता हैं। आप देखिए दूरदर्शन के माध्यम से ही हम पहुंचाते रहते हैं, रेडियो के माध्यम से ही पहुंचाते रहते हैं। हमारे यहाँ जो है वो मौसम वेधशाला के उससे GKMS के थ्रू हर हफ्ते हर सप्ताह एक एडवाइज़री निकलती है, कृषि परामर्श सेवा। हमारे दूसरे केंद्र भी इस तरह की एडवाइज़री उन्होंने प्रारंभ किया है हर तरफ से, और किसान भाई कहीं न कहीं उससे रजिस्टर्ड हैं, हजारों लाखों किसान उससे रजिस्टर्ड हैं और उसका फ़ायदा प्रदेश में किसान भाइयों को मिलता रहता है। तो हर नई जानकारी किसान भाइयों के पास उचित समय पर उचित माध्यम के द्वारा पहुंच जाती है। सर किसान भाइयों के परिदृश्य से हम बात कर लें तो आखिर कौन से सवाल रहते हैं जो कि अधिकतर किसान भाई लेकर आते हैं आपके पास? सबसे बड़ी चीज़ जो किसान भाइयों के पास रहती है सवाल कि हमें उच्च पैदावार वाली किस्म चाहिए, निश्चित रूप से हम दे रहे हैं। दूसरा जो सवाल रहता है, जैसे ही वातावरण में थोड़ा परिवर्तन होता है
तो कुछ उनको पौधे पीले पड़ने लगते हैं, किसान भाइयों को कुछ कमी दिखने लगती है, तो हम उनका फिर अध्ययन करके बताते हैं कि आपने कहाँ इसमें कमी रखी होगी, और या कमी नहीं भी रखी होगी तो जलवायु परिवर्तन के हिसाब से या किन्हीं और परिस्थितियों के हिसाब से ये समस्याएं आ गई हैं, उनका अध्ययन करके हम यहाँ क्रॉप क्लिनिक के माध्यम से उनको, किसान भाइयों को एडवाइजरी देते रहते हैं जी। और बड़ा सौभाग्यशाली है केंद्र कि इस क्षेत्र के किसान लाइव सैंपल लेकर के आते हैं, सर ये देखिए हमारे खेत में ऐसी समस्या आ गई है, और उनका निदान बताते हैं। और किसान भाई बहुत ही जागरूक हैं इस क्षेत्र के, और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, और किसान भाइयों को हम उसका निदान बताते हैं और उसे किसान भाई अपनाते भी हैं। इसी वजह से आप देखें कि यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से आज प्रदेश की पैदावार बढ़ रही है। बिल्कुल, प्रदेश की पैदावार ऐसे ही बढ़ते रहे। और यदि गेहूं की हम बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश का नाम आगे आ रहा है। सर, चलते चलते आपसे ये भी जानना चाहेंगे, यदि किसान भाइयों को एक आप संदेश दें आपकी तरफ से, एक समसामयिक संदेश क्या रहेगा? मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, हमें आप पर गर्व है और आपकी आवश्यकता अनुसार हमें आप रोज़ नए नए चैलेंजेस देते जाएं। उन चुनौतियों को हम स्वीकार करने के लिए हमेशा सतत तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा, कहीं भी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक संपदा की बात करूं, बौद्धिक संपदा की, ये केंद्र जैसा मैंने बोला इतना पुराना है। आज यहाँ 6000 जर्मप्लाज्म हमारे जीन बैंक में उपलब्ध हैं, जो कि मध्य प्रदेश में 6000 गेहूं के जर्मप्लाज्म आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 6000 तरह की अलग अलग किस्में, और उसमें ऐसे ऐसे जीन्स हैं कि आगे आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए समय के हिसाब से उन जीन्स का दोहन हम करके और आने वाली किस्मों में डालते रहते हैं। तो किसान भाई बिल्कुल हर परिस्थिति के लिए तैयार हम लोग हैं। आप चुनौतियां हमारे सामने रखते जाइए, जैसी आपको गेहूं की किस्में चाहिएंगी हम आपको देते चले जाएंगे। बहुत बहुत सर, तमाम पहलुओं पर आपने बड़े अच्छे तरीके से विचार साझा करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और सामान्य दृष्टिकोण से भी, और आपने वक्त साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, उम्मीद ये की जा रही है कि तमाम जो जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई हैं, उन योजनाओं का और उन जानकारियों का आप समावेश कर सकते हैं और अपने कृषि के इस क्षेत्र को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ इस अंक में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। पीएम किसान योजना के 2 साल पूरे, दलहन तिलहन का उत्पादन बढ़ाने मिशन शुरू, गेहूं उपार्जन कार्य में किसानों को मिलेंगी सुविधा, और स्टीविया की खेती में है भरपूर मुनाफा। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। पीएम किसान योजना के 2 साल पूरे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 साल पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अच्छी सरकार वही है जो गांव, गरीब और किसान के बारे में विचार करे, समग्र और संतुलित विकास की कल्पना को साकार करे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण आज देश के करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ घर बैठे मिल रहा है। यह योजना भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। श्री तोमर ने बताया कि करीब 11.25 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, जबकि बाकी के बचे हुए किसानों को भी जल्द ही इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे अभियान चलाकर इस योजना को किसानों तक पहुंचाने का काम करें। उन्होंने बताया कि योजना के लिए केंद्र सरकार के पास पर्याप्त बजट है। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र की प्रगति, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इधर मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना के 2 साल पूरे होने के अवसर पर कहा कि आज़ाद भारत में किसानों के लिए यह योजना सबसे बड़ा उपहार है। 24 फरवरी किसानों के लिए स्वर्णिम दिवस है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के 37.5 लाख से अधिक पात्र किसानों को 750 करोड़ रुपए का भुगतान ऑनलाइन किया गया है। दलहन तिलहन का उत्पादन बढ़ाने मिशन शुरू। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार की किसान हितैषी नीतियों, किसानों के परिश्रम और वैज्ञानिकों के अनुसंधान के साथ
देश का कृषि क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ समय में देश भर में दलहन के मामले में काफ़ी अच्छा काम किया गया है। साथ ही तिलहन मिशन पर भी काम किया जा रहा है। सरसों की बुआई भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसमें निरंतरता बनाए रखने की ज़रूरत है। श्री तोमर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की 16वीं बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि दलहन तिलहन का उपार्जन ठीक तरह से हो, इसके लिए राज्य सरकार पूरी चौकसी रखे। श्री तोमर ने बताया कि दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए 150 सीड हब और तिलहन के लिए 35 सीड हब तथा पोषक अनाजों के लिए 24 सीड हब स्थापित किए गए हैं। बीज की ज़रूरत पूरी करने के लिए ये सीड हब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में कुल खाद्य उत्पादन पिछले 5 सालों में 18% बढ़ा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ने देश में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मौके पर मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की ओर से प्रेजेंटेशन भी दिया गया। गेहूं उपार्जन कार्य में किसानों को मिलेंगी सुविधा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गेहूं के उपार्जन कार्य में किसानों को उपार्जन केंद्रों में हर तरह की सुविधा दी जाए। श्री चौहान भोपाल में रबी उपार्जन तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समय पर फसलों का उपार्जन हो, भुगतान में विलंब ना हो और उपार्जित फसल के तुरंत परिवहन की व्यवस्था की जानी जरूरी है। मध्य प्रदेश में इस बार गेहूं का उपार्जन 22 मार्च से इंदौर और उज्जैन संभाग में तथा अन्य संभागों में 1 अप्रैल से किया जाएगा। प्रदेश में 4,500 से अधिक उपार्जन केंद्र बनाए जा रहे हैं। इस बार 125 लाख हेक्टेयर गेहूं के उपार्जन का अनुमान है। और अब जानते हैं स्टीविया की खेती के बारे में। स्टीविया की खेती में है भरपूर मुनाफा। औषधीय गुणों से भरपूर स्टीविया की खेती किसानों के लिए भरपूर मुनाफे की फसल साबित हो रही है। चीनी की तरह मीठी लेकिन ना के बराबर कैलोरी होने के कारण स्टीविया का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ढेरों बीमारियों में यह भरपूर लाभ तो देती ही है, लेकिन डायबिटीज के रोगियों के लिए तो मानो ये अमृत के समान है। स्टीविया ऐसी औषधीय फसल है जिसकी खेती बारिश को छोड़कर हर मौसम में की जा सकती है, लेकिन फरवरी मार्च में इसकी खेती करके अधिक पैदावार की जा सकती है। इसकी खेती के लिए खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी ज़रूरी है। स्टीविया की पत्तियां मीठी होती हैं, जिसे सीधे खाने में उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए इसमें कीटनाशकों और रसायनों की बजाय जैविक खाद का उपयोग किया जाना चाहिए। स्टीविया की खेती में अधिक सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ड्रिप सिंचाई पद्धति इसकी खेती के लिए उपयोगी होती है। इसकी पत्तियों में स्टीवियोसाइड तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसकी पत्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि समय समय पर इसके फूलों की तोड़ाई की जाती रहे। साल भर में स्टीविया की 3 से 4 कटाई की जाती हैं, जिससे लगभग 70 से 100 क्विंटल सूखी पत्तियों का उत्पादन होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ साथ भारत के बाजार में भी इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। तो किसान भाइयों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।